नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स पे। 5 जून का आज दिन पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए काफी अहम है। आज पर्यावरण दिवस है और ऐसे मौके पे जब पूरे विश्व में धरती का तापमान बढ़ता चला जा रहा है, पानी की मात्रा कम होती चली जा रही है। ऐसे में आज हमारे साथ 2 विशेषज्ञ हम बैठे हुए हैं, जिसमें हम सबसे पहले आपको मिलवाएंगे डॉक्टर हरीश यादव जी से, जो कि एमएसएमई सरकारी विभाग में एडिशनल डायरेक्टर पद पे तैनात हैं। तो वहीं आलोक शर्मा जी, जो कि एक बिजनेसमैन भी हैं और भारत के एक आम नागरिक की तरह वो बहुत ही ज्यादा पर्यावरण प्रेमी हैं और लगातार पौधों को लगाते रहते हैं और लोगों को अवेयर करते रहते हैं। तो पहले हम आप दोनों का स्वागत करते हैं। वेलकम टू विक्रम टॉक सर। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सबसे पहले हम चलेंगे एमएसएमई के एडिशनल डायरेक्टर हरीश यादव जी के पास, जिन्होंने ना केवल कविताएं भी लिखी हैं बल्कि सरकार किस तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए आगे काम कर रही है उन सब पे प्रकाश डालेंगे। हरीश सर, जिस तरीके से इस समय हम देख रहे हैं कि पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है, पेड़ पौधों की संख्या घटती चली जा रही है और धरती का तापमान बढ़ता चला जा रहा है, किस रूप में देखते हैं और क्या कहेंगे आप? बिल्कुल विक्रम जी, 5 जून का जो आज का दिन है, ये 1972 से जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है उसके तहत पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी। और इसका उद्देश्य ये था कि जो हमारा पर्यावरण है, जिस तरीके से उसका क्षरण हो रहा है और प्रदूषण बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या जल प्रदूषण जितना भी है, कैसे चेतना जगाई जाए पूरे व्यापक स्तर पे, पूरे ग्लोब में कैसे चेतना जगाई जाए, इसका आरंभ वहां से हुआ था। और आज का दिन ये हम लोगों को प्रेरित करता है कि हम आज सोचें अपने पर्यावरण के लिए, अपनी धरती के लिए, क्योंकि धरती एक है। और किस तरीके से हम लोग अपने धरती का जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसका संरक्षण करें, इसके लिए ये हमें प्रेरित करता है। और सरकार भी इसके प्रति प्रयास कर रही है और चिंतित है। लेकिन जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तब तक हम लोग पर्यावरण संरक्षण में सफल नहीं हो पाएंगे। सर, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है, लोगों के बीच में कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर अभी उतने जागरूक नहीं हुए हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? फिर उसके बाद हम आलोक जी के पास चलेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। और अगर हम पीछे की तरफ जाएं, अगर 20-25 साल पीछे जाएं, तो मैंने खुद ये देखा था कि जो हमारे उत्तर भारत के गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे तालाब होते थे, कई तालाब पानी से भरे रहते थे, चरागाह होते थे, कई कई गांव के अपने वन होते थे। और पूरा एक जो गांव की इकाई है वो पर्यावरण की दृष्टि से पूरी अनुकूल थी। लेकिन आज की उसमें हम देखते हैं, आज की तारीख में हम देखते हैं कि वो सब तालाब नदारद हैं। जो तालाबों की जमीन थी वो सब गायब है। छोटी छोटी सैकड़ों नदियां थी वो सूख गई हैं। और इसमें हम ये पाते हैं कि जो एक चेतना का अभाव है हमारे समाज में, लोगों में जो चेतना का अभाव है वो एक प्रमुख उत्तरदायी फैक्टर है। और हम लोग केवल अपने जितना व्यक्तिवाद के बारे में सोचते हैं, अगर हम इससे उठकर अपने समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में, शहर के बारे में सोचें और पर्यावरण को एक अपनी जिम्मेदारी बनाए, तो व्यक्ति इसके लिए प्रेरित हो सकता है कि पर्यावरण को किस तरीके से बचाए, उसके बारे में सोचा जा सकता है। आलोक जी, आपने करीबन 30 साल से अधिक का समय गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, नोएडा और दिल्ली में बिताया है। कितना परिवर्तन आपको दिखा है 30 साल में, जिस तरीके से, क्योंकि आपने अपने सामने कंक्रीट के बड़े बड़े बहुमंजिला इमारत खड़े होते हुए देखे हैं। आप हमेशा लगातार पूरे साल भर पेड़ों को चाहे पार्क में लगाने हो, ऐसी ड्राइव चलाते रहते हैं। आपका क्या मत है? देखिए विक्रम जी, सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि आज पर्यावरण दिवस पर आपने मुद्दा उठाया और मुझे आपने बुलाया, बोलने का मौका दिया। और ये आपका बहुत अच्छा प्रयास है कि ये आपका प्रोग्राम जिन लोगों को जाएगा, जो लोग देखेंगे, उनमें से हो सकता है 1%, 2%, 5% लोग इसको देखें और अपने जीवन में उतारें कि मैं इस धरती के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, आम लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ।
तो अभी आपने 30 साल पहले की बात की है। जब 30 साल पहले मैं नोएडा आता था तो कोई कंक्रीट का जंगल नहीं था, पानी का अभाव था इस क्षेत्र में, और गिने चुने पेड़ छोटे छोटे दिखाई देते थे जो कम पानी में भी पैदा हो जाते हैं। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, आप कंटिन्यू करिए। तो अब मैं ये कहना चाहूंगा कि इस जो समस्या पे हम विचार कर रहे हैं और इसका समाधान करने का कुछ सुझाव देंगे, इसका उससे पहले हमें ये चाहिए कि समस्या कहाँ पे पैदा हुई है। ये समस्या पैदा हुई है जनसंख्या बढ़ती हुई जो है हमारी देश की, और जनसंख्या बढ़ी, जंगल कटने लगे, फ्लैट कल्चर भी आ गया। अभी हरीश सर ने बोला कि गांव में जो तालाब होते थे वो पानी का लेवल बना के रखते थे, जनसंख्या कम होती थी, हरियाली थी, तो तालाब इसलिए भरे, वो इसलिए सूखे कि हमने वहां पर अपने अनैतिक तरीके से, अवैध तरीके से मकान बनाए। अगर हमारी सरकार शुरू से जनसंख्या पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान करती, अच्छे डिसीजन लेती, तो जनसंख्या अगर कंट्रोल होती और इतनी ना बढ़ती, तो ये पर्यावरण का मुद्दा हमारे देश में कम से कम बहुत कम होता। फिर ये मुद्दा सिर्फ अमेरिका का रह जाता, जहां पर बहुत विकसित देश है वो पर्यावरण के खिलाफ उसके विकास के जो कार्य हैं वो रहते हैं। हमारे देश का मुद्दा फिर भी कम हो जाता, क्योंकि हमारे यहाँ खुला था, जंगल था, प्राकृतिक जीवन जीते थे, हम प्रकृति के निकट रहते थे। तो जनसंख्या बढ़ती चली गई। 30 साल में मैंने देखा कि मुझे गाजियाबाद से नोएडा आने में 20 मिनट लगती थी, और ये NH-24 बनने से पहले जैसे मैं गाजियाबाद से नोएडा आता था तो 1 घंटा लगता था। ट्रैफिक बढ़ता रहा तो पर्यावरण में जो हमारी वातावरण है, हमारी शुद्ध ऑक्सीजन है, उसमें कमी आएगी कहीं ना कहीं, और जैसे जितना ट्रैफिक होगा, जितना ज्यादा टाइम लगेगा, उतना ही पर्यावरण को नुकसान देगा। तो 30 साल में कंक्रीट के जंगल बन गए, पेड़ कटे हैं, बहुत कटे हैं, सड़क चौड़ी हुई है तब भी पेड़ कटे हैं, हमने मकान बनाए हैं तब भी पेड़ कटे हैं। तो उस दिशा में पेड़ कटे ज्यादा हैं और लगे कम हैं, और लगाने के बाद भी हमने उसका ये ध्यान नहीं रखा कि ये पेड़ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हमें उसका ध्यान रखना है या नहीं है। लेकिन 30 साल में वातावरण बहुत बदला है। जो वनस्पति थी, जो जंगल थे, वो कंक्रीट के जंगल बनकर रह गए। आलोक जी जैसे आपने कहा कि पेड़ पौधे बहुत कटे हैं, जिस संख्या में कटे हैं, जिस मात्रा में कटे हैं, उस मात्रा में लग नहीं रहे, जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। हरीश जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, एक दर्शक ने भी सवाल पूछा है, गवर्नमेंट ऐसा क्या क्या एक्शन प्लान्स ले रही है जिससे कि हमारे पर्यावरण को बचाया जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं विकास के नाम पे अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, मैदान जो हम खेत होते थे, खलियान होते थे, उनकी जगह अब कंक्रीट की दीवारें और कंक्रीट के फैक्ट्रीज बनने लगी हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जो नोडल एजेंसी है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ये काफी योजनाएं बना रहा है और कुछ लागू करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी जैसे रिसेंटली मैं आपको बताता हूं कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी जो राष्ट्रीय पंचायत दिवस था, इस पे घोषणा की थी अमृत सरोवर करके, कि अमृत सरोवर विकसित करने हैं, और प्रत्येक जिले में, क्योंकि आप जानते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव भी बन रहा है, तो उसमें ये कार्यक्रम बनाया गया है कि प्रत्येक जिले में 75 तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जाए। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, और मैंने देखा भी है कि थोड़ा थोड़ा सा काम शुरू हो गया है कुछ जिलों में, जो तालाबों की जमीन खुर्द-बुर्द हो रखी थी या कब्जे में थी, उनसे कब्जा हटाकर उनको एक डेवलप कर रहे हैं। हाँ, ये समस्या है कि पानी नहीं है तालाबों में, लेकिन फिर भी इतना जरूरी है कि जो तालाब हैं, भले ही सूखे हुए हैं, तो उनके किनारे किनारे वृक्षारोपण किया जा सकता है। कम से कम उसकी जमीन हमें बचा के रखनी चाहिए कि इन फ्यूचर अगर कुछ परिस्थितियां अनुकूल बनती हैं तो वो तालाब जिंदा रह सकें। दूसरा, देखिए, बड़े पैमाने का जब उद्योगीकरण होता है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगती हैं, तो उसके लिए बहुत जमीन जाती है, और बड़े जो उद्योग होते हैं प्रदूषण करते हैं, और उनके लिए वनों को भी काटना पड़ता है।
तो उसमें जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है और विशेषकर कुटीर और लघु उद्योग है, तो वो पर्यावरण के अनुकूल है। और अगर हम अपने समाज में, अपने राष्ट्र में इसका प्रचार करें और लोग स्वरोजगार को अपनाएं, आत्मनिर्भर बने, तो बड़ी फैक्ट्रियों पे कुछ हद तक आत्मनिर्भरता कम करके हम अपने संसाधनों को भी बचा सकते हैं और प्रदूषण को भी कम कर सकते हैं। एक सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी बनाया हुआ है, जो इन समस्याओं को, जहाँ पे पर्यावरण की गंभीर समस्याएं होती हैं या जहाँ पे पर्यावरण का शोषण किया जाता है, तो वो भी मॉनिटरिंग करता है और जो मुद्दे उसके पास आते हैं, तो कई बार उसने बहुत अच्छी पहल भी की है पर्यावरण को बचाने के लिए। लेकिन कुल मिला के यही है कि जब तक हम लोगों में आत्मचेतना नहीं आएगी, तब तक कोई भी योजना जो है सफल नहीं हो पाएगी। विक्रम जी, आवाज नहीं आ रही है। हरीश जी, एक यहाँ पे एक बात आती है, जैसे आलोक जी ने भी इस मुद्दे को उठाया कि कहीं ना कहीं विकास के लिए, जैसे NH24 बना हो, चीजें बनी हो, पेड़ जिस मात्रा में कटे, रास्ता तो 20 मिनट का हो गया, लेकिन छाया कहीं भी नहीं है। उस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने ये बात बहुत अच्छी कही है कि जितने पेड़ कट रहे हैं उतने पेड़ लगाए नहीं जा रहे, और एक पेड़ को बड़ा होने में, पूरा परिपक्व होने में जो समय लगता है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि जितने पेड़ लगाए जाते हैं उसमें से भी बहुत सारे पेड़ जो हैं जिंदा नहीं रह पाते। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हमारी उपजाऊ जमीन है उसमें निर्माण कार्य कुछ कम हो, और जो बंजर जमीन है, जो अनुपयुक्त जमीन है, उसका प्रयोग किया जाए। और इस तरह की एक ग्रीन बेल्ट हम लोग हाईवे के दोनों तरफ थोड़ा सा दूरी पे बना सकते हैं, जिसमें पेड़ लगाए जाएं। और एक कंसेप्ट होता था रिजर्व फॉरेस्ट का, तो रिजर्व फॉरेस्ट इस आशय से बनाए जाते थे कि कभी भी ये काटे नहीं जाएंगे और क्लाइमेट को अनुकूल बनाने के लिए इसका उपयोग होगा। तो जो हम देखते हैं कि रिजर्व फॉरेस्ट हमारे देश में बहुत कम है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। और जो कई जैसे राज्य आप देखते हैं कि हरियाणा है, पंजाब है, जहाँ पे वनों का प्रतिशत बहुत कम है, तो उसमें भी राज्य सरकारों को ये अपनी योजना में अमल लाना चाहिए कि हम लोग कुछ ऐसे सार्वजनिक वन विकसित करें जहाँ पे चारा की व्यवस्था हो जाए, और जो है वनों उत्पाद की भी उसमें व्यवस्था हो जाए। तो इस तरीके से जब तक हम विकास को पर्यावरण के अनुकूल नहीं बनाएंगे, तब तक जो है संसाधनों का क्षरण होता रहेगा। आलोक जी, दर्शक शालिनी सिंह है, उन्होंने एक सवाल पूछा है, क्या विकास के चक्कर में हम अंधाधुंध पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते चले जा रहे हैं? चाहे गाड़ियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, गाड़ियों में हम बिना एसी के नहीं चलते हैं, और लोग आजकल सोशल स्टेटस और फेसबुक पे हम देखेंगे कि लोग फोटो खींच के डालते हैं कि गाड़ी का टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस, मतलब बाहर का जो टेम्परेचर 51 डिग्री, लेकिन अगर देखा जाए तो उसमें से करीबन 1 डिग्री सेल्सियस, जो कि शोध के अनुसार ये बताया गया है कि 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तो आपके एसी से निकलने वाली जो आप ठंडी हवा अंदर ले रहे हैं, और लेकिन जो बाहर हवा निकल रही है वो गर्म निकल रही है, तो उससे बढ़ता है। आलोक जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, शालिनी जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हमें दोनों बातों में समन्वय लेके चलना है। विकास भी जरूरी है जीवन के लिए, और पर्यावरण भी जरूरी है जीवन के लिए। जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं और किसी मरीज की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, उसको वेंटिलेटर पर रखते हैं, वो कृत्रिम वेंटिलेटर होता है। इसी तरह जो पेड़ पौधे हैं, जंगल है, प्रकृति है, ये नेचुरल जो है प्राकृतिक वेंटिलेटर है। हॉस्पिटल वाले आर्टिफिशियल वेंटिलेटर को संभाल के रखते हैं, केयर करते हैं। जो हमारे पास है प्राकृतिक वेंटिलेटर है, जो हमारे पूरे आम आदमी के लिए, पशु पक्षियों के लिए, इंसानों के लिए एक ऑक्सीजन देता है, शुद्ध वायु देता है। हमें उसको भी संभाल के रखना चाहिए, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ये निश्चित है, ये कारें भी चलेंगी, एसी भी चलेगा, फैक्ट्रीज भी लगेंगी,
घरों में फ्रिज भी चलेंगे, सब कुछ चलेगा, लेकिन इसका भरपाई करने के लिए हमें पेड़ पौधों का बहुत ध्यान रखना होगा, उनको लगाने होंगे। अब से 22-24 साल पहले एक मेरा बेटा हुआ, फिर 2 साल बाद दूसरा हुआ, उनके जन्मदिन पे मैं पौधे लगाता था, हर जन्मदिन पे पौधे लगाता था। और हम स्कूल भी चला रहे थे, तो जिस बच्चे का जन्मदिन होता था वो चॉकलेट वगैरह टॉफी लेके आते थे, तो हम उस समय पे उनसे बोलते थे, बेटा पौधा हम मंगवाते हैं, अपने हाथ से आप लगाइए पौधा। हमारे पास NH-24 के किनारे में सरकारी जमीन होती थी, वहां पे पौधे लगाते थे, फिर उनको माली भी रखते थे, ध्यान भी रखते थे, खाद पानी डालते थे कि वो पौधे मरे ना, पौधा बढ़े और विकसित हो जाए। और वो आज हम उसका ध्यान रखेंगे पिता की तरह, तो 5 साल बाद वो पौधा हमारे पिता की तरह हमारा ध्यान रखेगा। तो ये सब तो चलना ही है विकास के रास्ते में, चाहे वो फैक्ट्री हो, कारें हो, एसी हो, फ्रिज हो, लेकिन उसकी भरपाई हमें अधिक से अधिक पौधे लगाकर और पौधे लगाने के साथ साथ उनका ध्यान रखकर भी करनी है। एक पौधे के लिए हमने 4-5 साल भी लगा दिए, फिर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे, वो हमारा ध्यान रखेगा। तो इन दोनों के बीच में जो समन्वय बना के चलेंगे हम, तभी अपने आप को और अपने इस धरती को और धरती वासियों को सुरक्षित रख पाएंगे। आलोक जी, अब मैं डॉक्टर हरीश जी के पास आऊंगा। हरीश जी, सोनिया जी हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि दक्षिण भारत का एक शहर है जहां पे जमीनी जो पानी है वो 200 मीटर से नीचे जा चुका है। जहां तक है वो बात चेन्नई की कर रही है, क्योंकि वहां पे जो धरातल जो पानी हम यूज करते हैं वो 200 मीटर से भी नीचे जा चुका है। ऐसी विकट परिस्थितियां आज 2022 में बनती चली जा रही हैं, और एक शोध के अनुसार ये कहा जा रहा है कि 2030 तक करीबन करीबन 1/3 पानी जो धरातल भूमि का है, अगर हमने कंजर्व नहीं किया तो शायद हमें पीने के लिए पानी भी ना मिले। और वहीं एक विचारक हैं जिन्होंने ये कहा है कि आज के समय में, वर्तमान समय में हरियाली से ज्यादा आसान है रेगिस्तान बनाना। क्या कहेंगे? पहले सोनिया जी का जवाब, उसके बाद। बिल्कुल, बहुत प्रासंगिक प्रश्न उठाया सोनिया जी ने कि चेन्नई के जो हालात हैं वो आप जानते ही हैं, और लगभग ये अनुमान है कि भूमिगत जल जो है वो चेन्नई में तो समाप्त ही हो गया है प्राय। और यही नहीं, एक समस्या ये भी है कि अगर गंगा नदी के किनारे भी हम देखते हैं जो गांव या शहर हैं, तो उसमें भी बहुत ज्यादा गिरावट आई है। एक सर्वे है कि हमारा देश विश्व में सबसे ज्यादा भूमिगत जल का उपयोग करता है। मतलब जितना संसार में लोग करते हैं टोटल भूमिगत जल स्तर का उपयोग, उसमें 25% हमारा देश ही करता है। और समस्या ये है कि एग्रीकल्चर में काफी सिंचाई की जा रही है उससे, क्योंकि ऐसी फसलें उगाई जा रही हैं जिनकी निर्भरता जल पे बहुत ज्यादा है। और कई कई इलाकों में प्रदूषित भी हुआ है भूमिगत जल, जो बड़े उद्योगों या अन्य फैक्टरों से हुआ है। तो इसमें एक तो कृषि पे हमें जाना पड़ेगा कि हमें कुछ ऐसी फसलों का एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि हम प्रेरित करें लोगों को कि जो फसलें कम पानी में हो जाए। दूसरा, जो बरसात का जल है उसको कैसे कंजर्व किया जाए, उसको कैसे रोका जाए, तो उसके लिए चेक डैम, छोटे छोटे मैंने वही कहा, जो तालाब है, तालाब को विकसित करना। और जो अभी आलोक जी ने भी बताया कि पेड़ पौधों को लगाना, तो पेड़ पौधे लगाए जाएं। स्थिति ये भी है कि आप जब देखते हैं कि गंगा नदी गौमुख से निकल के सागर तक जाती है, तो उसी यात्रा में ही जो जल होता है गंगा नदी का, वो 20 से 30% समाप्त हो जाता है, मतलब जाते जाते या हरीश जी, बाष्पीकरण एक के सेकंड के द्वारा। लिए रोकूंगा, एक सेकंड के लिए रोकूंगा। सभ्या मिश्रा का एक सवाल है कि सरकार पर्यावरण बचाओ का नारा देती है और विकास के नाम पे वृक्षों को काटते जा रही है। इस सवाल को भी अपने जवाब में थोड़ा सा अंतरित करें, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। क्योंकि जब यूनाइटेड नेशन में बात छिड़ी तो ये हुआ कि जिस तरीके से अगर हमें विकास करना है तो हमारी मजबूरियां हैं पेड़ों को काटना। उसको भी इस सवाल को सम्मिलित कीजिएगा अपने जवाब में जरूर। बिल्कुल, देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे विकास करना जरूरी होता है, और कई जगहों पे पेड़ों को काटना भी पड़ता है। तो जो जिसमें प्रायोरिटी ज्यादा है, जो ऐसे विकास के जो ऐसे तत्व हैं जिसमें प्रायोरिटी ज्यादा है, तो उसमें तो पेड़ों को काटना पड़ता है। लेकिन हम उन स्थानों पे
जहां पे जिसको हम प्रयुक्त नहीं कर रहे हैं, जो खाली जमीनें हैं या जो बंजर जमीन पड़ी है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। और जो आपने देखा होगा कि कई बार ग्राम सभा की जमीन होती है, सार्वजनिक जमीन होती है, जो कई बार लोगों के कब्जे में है, जिसका अता पता नहीं है, तो उनको किसी भी तरह खाली करवा के एक सामुदायिक वन की अवधारणा को कर सकते हैं हम, उनमें पेड़ पौधे लगा सकते हैं। दोनों चीजें कि एक तो लैंड रिसोर्सेज का उपयोग बिल्कुल संतुलित वे में हो, तो ये एक मायने रखता है, क्योंकि जमीन तो सीमित है, और अगर जमीन कम रहेगी पेड़ पौधे लगाने के लिए, तो आप एक क्षेत्र में कितने भी पेड़ पौधे लगा देंगे तब भी मकसद नहीं हम प्राप्त कर सकते। तो कुछ एक प्लानिंग की जरूरत है, हर स्टेट वाइज एक प्लानिंग की जरूरत है कि कितने हिस्से में हम औद्योगिक क्षेत्र विकसित करें और कितने क्षेत्र में उसके एवज में हम लोग वन क्षेत्र को विकसित करें, और ऐसे उद्योग धंधों को जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाएं उस पे हमें प्राथमिकता देनी चाहिए और उसको हमें बढ़ाना चाहिए। तो इस तरीके से एक मिले जुले प्रयास से ही हम ये जो मुकाम है हासिल कर सकते हैं। आलोक जी, आपसे आपके जवाब पे जिस तरीके से आपने कहा था कि हम स्कूल में बच्चों के लिए पेड़ लगाते थे या माली, उसी पे मयंक सिंह ने एक सवाल पूछा है कि पेड़ों को लगाना आज के समय में बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अभी जैसे गर्मी का मौसम हमने देखा या आंधी तूफान देखा, पेड़ों को बचाना उससे बड़ा चैलेंज है। तो इस चैलेंज को कैसे पूरा किया जा सके? उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। ये पेड़ कोई भी लगा देता है, सेल्फी ली, फोटो खींचा, डाल दिया सोशल मीडिया पर और वाई वाई लूट ली। उसके बाद हम पलटकर नहीं देखते कि वो पेड़ बचा है या मर चुका वो पौधा छोटा सा। तो पेड़ लगाते बहुत हैं हम, लेकिन जितने लगाते हैं मुझे नहीं लगता कि 50% भी जीवित रह पाते हैं। उसके लिए सही तरीका यही है कि अगर हम 5 पौधों की देखभाल कर सकते हैं तो 5 पौधे लगाएं। अभी हमने गोल्ड सिटी में पौधे लगाते हैं, डिवाइडर के बीच में पौधे लगाते हैं और हजारों पौधे लगा चुके। गर्मी के टाइम पे जब बारिश नहीं होती और कोई परिस्थिति वह सरकारी टैंकर भी पानी के लिए नहीं आ पाते, तो हम खुद टैंकर खरीदते हैं और उन पौधों में पानी डालते हैं। पौधों में बीमारियां भी लग जाती हैं। अभी पीछे पीपल के जितने वृक्ष लगाए थे हमने, उनमें सब में कीड़ा लग गया, सारे पत्ते सूख गए, पौधे मरने लगे। तो हमने माली बुलाया, स्पेशलिस्ट को बुलाया, वो पौधे दिखाए, फिर एक केमिकल लाया, दवाई लाए, वो उस पर छिड़काव कराया, तो 2 महीने बाद वो पौधे फिर से जीवित हो गए। अभी 3 साल पहले एक पौधा लगाया था हमने, व्यक्तिगत रूप से हमारी भावना जुड़ी हुई थी उस पौधे से। हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन होता है जन्माष्टमी के दिन अगस्त में, तो वो पौधा हमने पार्क में लगाया। तो उस पौधे को देखने जाते थे हम, अब चल रहा नहीं चल रहा, माली वहां रहता था, उसको कहा था कि माँ इसका ध्यान रखना, पौधे का, लेडीज थी वो। बारिश में जो पानी की बोतल लेके जाते थे, पौधे पे डालते थे। तो उस पौधे को 3.25 साल हो गए लगभग। अभी 1 महीने पहले मेरी वाइफ ने उस पौधे का फोटो लिया और मुझे भेजा। मैं ऑफिस में था कि देखो हमारा लगाया हुआ पौधा वृक्ष बनता जा रहा है। तो अब वो पौधा उस कंडीशन में आ गया कि अब नहीं मरेगा। वो जितने भी लू है, सर्दी है, गर्मी है, बर्फ है, कुछ भी मौसम कैसा, ठंडा हो गर्म हो, सबको बर्दाश्त कर लेगा। तो कोई भी पौधा लगाएं हम, तो एक तो कोशिश करें कि अपने घर के पास लगाएं, जहाँ पे हमारी पहुंच होगी, हम उसको देखभाल कर सकें। पानी की जरूरत है पानी दें, बीमार हुआ तो दवाई दें उसको, जो भी स्प्रे कराना है। ये नहीं कि कहीं पर भी गए पौधा लगा दिया, फोटो खिंचवाया, भूल गए। तो पौधा लगाना उतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बात है उसका 2 साल, 3 साल, 4 साल ध्यान रखना। तो पौधा लगाने से पहले हम ये निश्चित करें कि पौधा उस एरिया में लगाएं जहाँ पर हम उसका ध्यान रख सकें और उसको बढ़ने में, विकसित होने में सहयोग दे सकें। हरीश जी, रितिका सिंह जी हैं हमारे दर्शक, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि हम जिस तरीके से एनवायरनमेंट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन एयर पोल्यूशन के साथ नॉइज पोल्यूशन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, और वो जो जिस तरीके से वृद्धि हो रही है वो आजकल के युवाओं के लिए या जो ओल्ड एज हैं उनके लिए भी काफी नुकसानदायक है। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या राय है, किस तरीके से इसमें कमी की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए ध्वनि प्रदूषण की तरफ काफी देर में ध्यान गया समाज का और दुनिया का।
पहले तो हम यही देखते थे कि जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, लेकिन ध्वनि प्रदूषण जो है वो वास्तव में बड़ा हानिकारक है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी। और एक हद से ज्यादा डेसिबल से ज्यादा जब ध्वनि की तीव्रता बढ़ती है तो वो ध्वनि कई बार शीशों को भी तोड़ सकती है। तो इसमें जो ये है कि अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये अभी प्रोविजन किया है कि जो सार्वजनिक धार्मिक स्थलों से थे वो लाउड स्पीकर हटाए हैं, तो एक बहुत सराहनीय प्रयास है। और इस तरीके से एक तो हम लोग जो इस तरह के तेज ध्वनि वाली चीजें हैं इसको हतोत्साहित करना चाहिए सार्वजनिक क्षेत्रों से। और रात्रि में जैसे कि एक टाइम लिमिट भी है कि भाई 10 बजे के बाद या जो भी टाइम लिमिट है तो उसका कड़ाई से पालन करना चाहिए कि भाई रात में हम लोग ज्यादा तेज आवाज में ना उसको बजाएं। और घर में भी हमको ये होना चाहिए कि जो हमारे यंत्र हैं, चाहे मोबाइल्स हैं, चाहे टीवी है, क्योंकि उसमें भी कई बार तरंगे होती हैं और ध्वनि होती है, तो उसको भी एक बैलेंस्ड उसमें ध्वनि में हम उनको प्रयुक्त करना चाहिए। और इसके लिए जो सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब इसको अपनाएं तो दूसरे को भी प्रेरित करें, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ध्वनि प्रदूषण के बारे में जो अभी नहीं जानते उसके दुष्प्रभाव के बारे में। तो इसको मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा फैलाना चाहिए अपने कॉलेज में, अपने स्कूलों में, और बच्चों को बताना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं उनको उतना ज्ञान नहीं होता तो उनको भी बताना चाहिए। और इस तरीके से तभी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण बिल्कुल एक इस समय जरूरत है इसको रोकने। आलोक जी, रितिका सिंह जी ने पूछा है कि क्या जिस तरीके से हम हर समय थर्मल के लिए हम कोयले या अन्य चीजों पे रहते हैं, क्या सोलर का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और कितना अहम है कि सोलर का प्रयोग हम कब और किस मौसम में कर सकते हैं? थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे दर्शकों को। ये तो निश्चित है कि जितना हम सोलर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, सोलर एनर्जी का प्रयोग करेंगे, तो थर्मल का यूटिलाइजेशन कम होगा और जो गर्मी है, जो टेम्परेचर है, वो नियंत्रण में रहेगा। और हमारे देश में 10 महीने या कम से कम 9 महीने तो धूप बहुत अच्छी होती है, और इस दिशा में हम जितना सोलर एनर्जी यूज करेंगे तो एनर्जी की कॉस्ट भी कम आएगी और वायु प्रदूषण भी कम होगा और ध्वनि प्रदूषण भी कम होगा। आपने देखा होगा विक्रम की जनरेटर लाइट नहीं आती थी, जनरेटर चलते थे। सरकार टाइम टाइम पर एक दिशा निर्देश भी जारी करती है, और जैसे जनरेटर पहले बहुत आवाज करते थे, अब जनरेटर में साइलेंसर लगाना अनिवार्य है। अच्छे साइलेंसर लगने लगे, साइलेंट जनरेटर आने लगे, पता नहीं चलता आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। ये आपने बस देखा होगा, इलेक्ट्रिक बसें आने लगी, बैटरी वाली आने लगी, तो उन बसों में बराबर से निकल जाती है बस, या बैटरी रिक्शा, पता नहीं चलता। पहले डीजल की कारें आती थी, बहुत आवाज करती थी डीजल की कारें। अब डीजल की कारें भी इतनी अच्छी क्वालिटी की आने लगी कि वो बराबर से चली जाए, आवाज नहीं आती। तो इस दिशा में कार्य हो रहा है कि कैसे जो हमारे लिए हानिकारक है कोई भी विषय, उसको कैसे कम से कम किया जाए। खत्म तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन कम किया जरूर जा सकता है। तो जैसे हम सोलर एनर्जी पे काम करते हैं तो दूसरी चीजें स्वतः ही कम हो जाएंगी, और सोलर एनर्जी बहुत कम कॉस्ट आती है। एक बार स्टेब्लिश किया आपने, और फिर हम बिजली को, गवर्नमेंट ने कहा है कि हम अपने यहाँ भी यूज कर सकते हैं, घर में फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, और जो एक्स्ट्रा बिजली बनेगी वो हम बिजली को बेच भी सकते हैं। और 9 महीने बहुत अच्छी धूप होती है, और विश्व में अगर आप देखा जाए तो सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी में जो प्रयोग हो रहे हैं, जो विकास हो रहा है, जो कार्य कर रहे हैं, वो हमारे भारत देश में हो रहा है। और ये गवर्नमेंट का, हमारी सरकार का सराहनीय कार्य है कि सोलर एनर्जी की तरफ काम भी कर रही है और आम आदमी भी इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। अपनी छत पर जिसके पास 100 गज का, 200 गज का प्लॉट है, मकान बनाया है, वो प्लेटें लगा देता है,
सोलर एनर्जी के लिए। आपने देखा होगा यमुना ब्रिज पे जाते हैं आप या कहीं भी जाते हैं, यमुना एक्सप्रेस पे जाते हैं, आपने सोलर एनर्जी के लिए प्लेट्स लगी देखी होंगी। सारी लाइटें जो चलती हैं वो सोलर एनर्जी से ही चलती हैं वहां पर। तो ये एक हमारी सरकार का सराहनीय कार्य है और वो बधाई के पात्र है। हरीश जी, आपसे एक बार चर्चा भी हो रही थी कि जिस तरीके से आप संभल से आते हैं वहां पे तालाब के लिए एक आप मुहिम चलाने वाले हैं। उसी से कहीं ना कहीं काफी करीब जुड़ा हुआ सवाल मयंक सिंह ने पूछा है कि जो हानिकारक केमिकल्स हम अपनी नदियों में बहा रहे हैं उनको हम कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि जो आज की डेट में गंगा और यमुना कहीं ना कहीं उत्तर भारत के लिए पानी का मुख्य स्रोत है, वो इन केमिकलों से गंदी होती चली जा रही हैं। तो आप अपनी उस मुहिम के बारे में बताएं और साथ ही किस तरीके से इसको रोका जा सकता है, क्या इसमें आम जनता कर सकती है, सरकार क्या कर सकती है, इसके बारे में प्रकाश डालिए। बिल्कुल। पहले तो मैं अपना जो हम अभियान शुरू करने जा रहे हैं उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, मैंने काफी पहले मतलब 25-30 साल पहले जब हम लोग गांव में जाते थे और तो ये अनुभव करते थे कि बहुत छोटी छोटी नदियां होती थी, गंगा की, यमुना की, सहायक नदी, उपनदियां होती थी जो मतलब बरसात काल में ज्यादा पानी जब आता था नदियों में तो वो उसको कैरी कर लेते थे और दोबारा फिर उन्हीं नदियों में मिल जाती थी। और इन नदियों से आसपास का क्षेत्र भी उपजाऊ होता था, पेड़ पौधे भी उगते थे और पशुओं को भी पानी मिल जाता था और चारा मिल जाता था। इसके अलावा भी हर एक गांव में कई कई तालाब होते थे, बहुत बड़े बड़े तालाब होते थे जिसमें बायोडाइवर्सिटी भी होती थी और जमीन भी उपजाऊ रहती थी, भूमिगत जल भी अच्छा रहता था। लेकिन अब आज के समय में जब आप कहीं किसी गांव में चले जाओ तो आपको वो सब सूखी नदियां तो बिल्कुल मिलेंगी नहीं और कहाँ उनका अस्तित्व कहाँ गायब होगी ये भी नहीं दिखाई देंगी। और जैसा कि मैंने बताया कि अब तो तालाब मिल पाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है कि अगर उत्तर भारत में हम लोग इधर जाएंगे, उत्तर प्रदेश में और इधर की तरफ बिहार की साइड में, तो तालाब जो जलयुक्त तालाब है वो मिलना मुश्किल हो गया है और जो तालाब सूख चुके थे उन पे कब्जा हो गया है, वो खुर्द-बुर्द हो गए हैं। तो ये इस चीज ने मेरे को काफी मजबूर किया सोचने के लिए कि भाई इससे एक तो हम पर्यावरण तो नुकसान पहुंच ही रहा है, बल्कि जो एक गांव की विरासत थी, जो हमारी एक संस्कृति थी जो पर्यावरण के साथ मिलजुल के रहने वाली, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति तो पर्यावरण के साथ मिलजुल के रहने वाली है कि वेद हैं तो वेद भी वनों में लिखे गए और जो आश्रम की व्यवस्था है तो उसमें 25 साल व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में काटता है, यानी वनों में काटता है। तो जो हमारा अटूट संबंध था पर्यावरण का और जिसके पहली यूनिट हमारे गांव थे, गांव में बुरा हाल है, तो ये देखते हुए कि कैसे लोगों को प्रेरित करें, जन भागीदारी बढ़ाई जाए और इसमें मेन रोल है युवाओं का, युवाओं को कैसे जोड़ा जाए। तो एक अभियान हम शुरू कर रहे हैं, ताल बचाओ अभियान, यानी तालाब बचाओ अभियान। और इस अभियान में मैं खुद से निकलूंगा और हमारा इसके तहत ये कार्यक्रम है कि हम लोगों को चेतना में लाएंगे और उनको प्रेरित करेंगे कि कम से कम जितने भी लोग हैं श्रमदान करें, जो तालाब सूख गए हैं, जिनकी जमीन खुर्द-बुर्द हो गई है, तो श्रमदान करके उसको ठीक करने की व्यवस्था करें, उसके किनारे किनारे वृक्षारोपण करें, लोगों को जल शपथ दिलाएं और उनको एक टारगेट भी दे दें कि भाई एक एक गांव में कुछ युवा जो हैं, 4 या 5 जितने भी युवा हैं, वो अपने तालाबों को बचाएं, उसको ठीक करें और उसके साथ एक सेल्फी भी खींचें कि भाई हमने ये अपने गांव का तालाब है, एक तालाब ठीक कर दिया है, इसको बढ़िया कर दिया है। और एक समस्या आपने ये भी देखी होगी कि कई राज्यों में, यूपी वगैरह में जो गाय हैं, गोवंश हैं, वो भी बिखरे बिखरे घूम रहे हैं, तो उनके लिए भी एक वहां पे जल के लिए या घास फूस के मैं लिए। एक बार आपको बीच में रोकना चाहूंगा। ये जो ताल बचाओ अभियान की आप शुरुआत कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था या कोई भी अन्य जगह के लोग इससे जुड़ना चाहते हैं या अपने यहाँ भी वो चीज विकसित करना चाहते हैं, जिस तरीके से आपने सेल्फी की बात की कि अगर वो कोई विकसित करते हैं चीजों को या बढ़ावा, तो किस तरीके से आप लोगों से जुड़ सकते हैं? क्या कोई वेबसाइट है या किसी फोन नंबर के माध्यम से, या अभी आगे चल के आप इसकी घोषणा करेंगे कि इसका स्वरूप क्या होने वाला है, वो भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। बिल्कुल, अभी इस पे हम कार्य योजना बना रहे हैं और जल्दी इसको सोशल मीडिया के थ्रू इसको हम प्रचारित करेंगे
और कुछ नंबर्स भी देंगे जो रीजनल वाइज, जिसमें कोऑर्डिनेटर होंगे जो कोऑर्डिनेट करेंगे लोगों को। और इस तरीके से इसको हम जल्दी शुरुआत करने जा रहे हैं कि मानसून से पहले लोगों में थोड़ी सी चेतना आए कि अगर बरसात अच्छी होती है तो पानी भर जाए। तो हमारी मतलब ये मुहिम रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा इसको प्रचारित करें और लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं। दूसरी बात, जैसा कि अभी चल रही थी गंगा नदी की, तो अभी IIT रुड़की ने एक शोध किया था और कई बार अभी शोध हुए थे, तो उन्होंने ये कई बार ये बताया कि भाई हरिद्वार से नीचे बड़ी समस्या है गंगा जल में। और वो समस्या इसलिए है कि इस तरह के एक तो तापमान बढ़ा, और दूसरा ये है कि जो केमिकल्स जो नदियों में आए हैं उससे काफी गंगा जल का जो संरचना है वो बदली है। हरिद्वार से ऊपर तो आप क्वालिटी देखेंगे गंगा जल की, और हरिद्वार से नीचे जाके देखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे कानपुर वगैरह में, तो बहुत बड़ा अंतर आता है, और वो काफी आता है। और आप ये देखिए कि गंगा जल जो है, मतलब आप अगर सारी विश्व की नदियों की तुलना कर लें और उनके पानी की तुलना कर लें, तो गंगा जल का जो महत्व है, जो मतलब खराब नहीं होता है, या आप देखिए कि प्राचीन काल में जब बहुत पहले जब ये मिनरल वाटर नहीं होते थे, तो लोग गंगा जल को भर के ही दूर दूर अभियानों में जाते थे। इनफैक्ट अगर लड़ाइयां भी हो रही हैं तो लड़ाइयों में जो शिविर जो छावनी जारी है, तो वो भी गंगा जल को भर के जाता था, लेके जाता था कि कितना लंबा सफर है तो वो काम में आता था। तो ये एक बहुत मतलब हमारा नैतिक और हमारा मतलब धार्मिक कर्तव्य भी है कि हम गंगा जल को बचाएं। अब इसमें क्या फैक्टर आते हैं कि देखिए, गंगा के दोनों तरफ जो खेती की जमीन है, तो इसमें किसानों ने जो केमिकल्स, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स जो बढ़ाए हैं, वो पानी जाता है गंगा जल में और उसको वहां प्रदूषित करता है। जो बड़े उद्योग धंधे हैं उनका भी कई बार जो पानी जाता है वो प्रदूषित करता है। और जो छोटी छोटी सरिताएं हैं, नदियां हैं, जिनको जो इग्नोर हो रखी हैं, वो भी कई प्रकार इस तरह के केमिकल्स को लाती हैं और गंगा नदी में छोड़ती हैं। तो एक योजना भी सरकार ने एक बनाई थी कि गंगा नदी के किनारे किनारे जो गांव हैं उनको गंगा ग्राम कहकर विकसित करेंगे, चेतना लाएंगे कि लोगों को, किसानों को ये बोलेंगे कि भाई ये केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स को यूज ना करें और जो गोबर की खाद है, ऑर्गेनिक जो खाद है, उसका उपयोग करें। लेकिन वही बात आ जाती है कि इसमें निगरानी करना, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, उतना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो किस तरीके से ही किसानों को या लोगों को हम प्रेरित करें कि भाई कम से कम वो इससे बचें, कि प्रदूषित ना करें, केमिकल्स को यूज कम करें गंगा के किनारे। और दूसरा ये है कि नमामि गंगे भी चल रहा है, और ये इसके लिए भी एक कार्य योजना की जरूरत है कि किसी भी तरह जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो अपने जो अपशिष्ट हैं उनको नदियों में ना जा सके, इसकी व्यवस्था वो करें। मैं अपने सभी दर्शकों से भी कहना चाहता हूं कि आप भी अगर चाहते हैं कि आलोक जी और हमारे एक्सपर्ट पैनल डॉक्टर हरीश यादव जी से कोई सवाल करना चाहते हैं, तो इस लिंक के माध्यम से जुड़ के सवाल कर सकते हैं। आलोक जी, आप पे आऊंगा, क्योंकि अभी आपने जिस तरीके से सोलर पैनल की बात करते हुए एक्सप्रेसवे की बात की, तो रितिका सिंह जी हैं, उन्होंने सवाल किया है कि जिस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेस पे आप जाइए, ट्रेवल करते हुए लोग प्लास्टिक की बोतल्स और अदर चीजें, जो गंदगी है वो वहीं पे फेंक दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्रदूषण है वो और बढ़ता चला जा रहा है और पेड़ों तक पानी या चीजें नहीं पहुंच पा रही। इसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है? क्योंकि ये भी एक बात आई है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस हो या कोई अन्य एक्सप्रेस है, वहां पे कूड़ेदानों की संख्या बहुत कम है। और ये हम पहाड़ों पे भी देखते हैं कि जब लोग पहाड़ों पे जाते हैं, चाहे केदारनाथ की बात हो, ऋषिकेश की बात हो, हरिद्वार की बात हो, लेह लद्दाख की बात हो, तो वहां पे भी क्योंकि प्लास्टिक कभी गलता नहीं है, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रदूषण और पर्यावरण को बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। क्या कहेंगे आलोक जी? देखिए विक्रम जी, ये एक अच्छा सवाल है, और ये हम आम तौर से करते हैं ऐसा कि हम गाड़ी में बैठे जा रहे हैं, पानी पिया, बोतल फेंक दी, वो कांच की हो या प्लास्टिक की हो, कोई और भी पैकिंग मटेरियल होता है जो हम यूज करने के बाद फेंक देते हैं, ध्यान नहीं रखते। तो इसका समाधान सिर्फ ये है कि जन जागरण चेतना आनी चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं कि अपने घर की सफाई
आलोक जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ हमारे एक दर्शक मयंक जी जुड़ गए हैं, जो आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहते हैं। इनका सवाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम आप पाएंगे। मयंक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विक्रम टॉक्स में। क्या सवाल है और किससे सवाल है आपका? पहले तो मैं सबको नमस्कार बोलना चाहूंगा एंड मेरा सवाल ये है कि जो हमारी प्राइवेट कंपनीज हैं, जितनी भी हमारे यहाँ पे कंपनीज है, चाहे वो आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, चाहे वो ब्रिटानिया हो, पार्ले जी, जितनी भी कंपनीज है, हमने देखा है कि ज्यादातर जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया है, इनकी फैक्ट्री से निकलने वाले जो धुएं हैं उन्होंने पहुंचाया है। तो क्या गवर्नमेंट को इनके लिए कोई रूल्स नहीं बनाने चाहिए कि जितना आप हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो, उतना ही उसको सही करने के लिए भी आपको कदम उठाने चाहिए, जैसे पेड़ लगाने चाहिए और जो भी कर सकती है कंपनी, वो सारी चीजें करनी चाहिए। आलोक, हरीश जी क्या जवाब देना चाहेंगे मयंक जी के इस सवाल का? हाँ, देखिए, सरकार तो इस तरह प्रयासरत है कि जो कई सेक्टर ऐसे हैं जिनसे प्रदूषण होता है, जैसे केमिकल सेक्टर है या डाइंग सेक्टर है या प्लास्टिक सेक्टर, ये कई सेक्टर ऐसे हैं जिनसे प्रदूषण होता है। तो उसके लिए भी सरकार ये देख रही है कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकें, उधर की तरफ भी प्रेरित कर रही है। और दूसरा, इनका टाइम टू टाइम इनको भी निर्देश दिए जाते हैं इंडस्ट्रीज को कि भाई आप अपने यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं प्रदूषण को रोकने के लिए, उसका प्रयोग में लाएं। अभी हाल ही में एक मुहिम चल रही है सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की। तो अभी सरकार ने कुछ टाइम दिया है कि भाई थोड़ा सा टाइम देके कि एक आध साल में इसको हम जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसको बंद कर देंगे, इसको मतलब यूज में नहीं लाएंगे। तो उसके लिए अभी से प्रचार कर रहे हैं कि ताकि लोग इसके आदी बन जाएं और एक टाइम बाद, कुछ टाइम बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। और लोगों को प्रेरित किया जा रहा है और ऐसे इनोवेशन भी मंगा रही है सरकार। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनसे इस तरह के आइडियाज मंगा रही है कि भाई आप ऐसे आइडियाज दें कि कैसे हम एनवायरनमेंट को बचाएं या कैसे इंडस्ट्री का जो पोल्यूशन है इसको रोकथाम करने की कोशिश करें। तो वो भी आइडियाज मंगा रहे हैं और उसमें से जो आइडियाज अच्छे लगते हैं सिलेक्ट करते हैं, तो उसको सरकार अपनाने की कोशिश करती है, उनको डेवलप करने के लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। म्यूट है। आवाज नहीं आ रही विक्रम जी। मयंक जी, आपका और कोई सवाल जो आप पूछना चाहते हैं हरीश जी से? एक सवाल ये हो सकता है कि हमारे यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट कहती तो बहुत कुछ है, पेपर पे इनके बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, ये सारी चीजें करेंगे, वो सारी चीजें करेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए, अगर जमीनी हकीकत देखी जाए, तो उनमें से 1% भी काम नहीं किया जाता। नमामि गंगे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि प्रोग्राम चलाया गया था गंगा को शुद्ध करने के लिए, लेकिन आज भी अगर हम उन शहरों में जाएं जो गंगा के किनारे शहर हैं, तो हमें कोई उसमें बदलाव देखने को नहीं मिलता। और एक चीज ये है कि जैसे धार्मिक स्थल कई सारे हैं हमारे यहाँ पे, हरिद्वार हो गया और वाराणसी हो गया, तो यहाँ पे ये जो फूल और मालाएं जो प्रवाहित की जाती हैं, क्या इसको रोकना नहीं चाहिए? इसकी वजह से भी तो हमारे यहाँ पे जो हमारी नदियां हैं वो प्रदूषित होती हैं। हाँ बिल्कुल। हरीश जी, अभी इस पे जवाब। रिसेंटली अभी एक पहल की गई है, जैसे तिरुपति बालाजी का मंदिर है और एक दो मंदिर और हैं, उसमें एक सरकार ने ही थोड़ी पहल की है एनजीओ के माध्यम से कि भाई जो फूल वहां चढ़ते हैं, मंदिरों में फूल चढ़ते हैं या जो बच जाते हैं तत्व, तो फूलों को इकट्ठा करके उनसे धूप बत्ती बनाने का एक ऐसा मतलब सेटअप तैयार किया है, ताकि वो जो अपशिष्ट हैं उनका भी प्रयोग हो जाए, लोगों को रोजगार भी मिल जाए। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं कि इस तरह से किया जाए। दूसरा ये है कि अब जैसे आपने कहा कि नदियों में, गंगा में लोग प्रभावित कर देते हैं, तो उसको तो हम लोगों को जन जागरण और जन चेतना से ही लागू करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा और उनको प्रेरित करना पड़ेगा कि भाई इसको गंगा जल में इस तरह का कोई भी पदार्थ ना डालें और उसको बचाएं। और जब तक कोई भी योजना जो है सरकार की,
तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि जो जन भागीदारी है या लोग खुद उठकर ना आए या ना आगे पहल करें, तो तब तक कई स्कीम्स ऐसी होती हैं जो मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो उसमें यही है कि जितने भी हमारे युवा साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज हैं, तो उन लोगों को अपने स्तर से आगे आना पड़ेगा और सरकार के साथ उनकी योजनाओं में प्रतिभाग करना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही विक्रम जी? मयंक जी, अब आवाज आ रही है? मयंक जी, धन्यवाद, आपने विक्रम टॉक्स पे जुड़े, आपने सवाल, और मुझे लगता है कि डॉक्टर हरीश यादव जी ने आपके सवालों के सभी जवाब दे दिए होंगे। तो बहुत जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी। हरीश जी, अब चलते चलते एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप एडिशनल डायरेक्टर हैं एमएसएमई में, क्या ऐसी एमएसएमई कोई योजना परियोजना पे काम कर रही है जो एनवायरनमेंट डे के दिन आप बताना चाहते हैं सभी दर्शकों को, भारतवासियों को, कि क्या काम चल रहा है? बिल्कुल, देखिए जो एमएसएमई सेक्टर है और विशेषकर कुटीर एवं लघु उद्योग है, वो तो सदा से पर्यावरण के अनुकूल ही रहे, क्योंकि कम पूंजी में ये उद्योग स्थापित हो जाते हैं और जो कृषिगत पदार्थ होता है, जो वनों का पदार्थ है या कृषि के पदार्थ है, उसके आधार पे ही इनका उत्पादन होता है। तो ये प्रारंभ से ही पर्यावरण के अनुकूल है। और अभी रिसेंटली एक स्कीम में और थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। जो हमारी स्कीम्स है वो है जेड स्कीम, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। तो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट जो स्कीम है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, एमएसएमई के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए लागू की गई है। और इसका उद्देश्य ये है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अपनी क्वालिटी को अपग्रेड करे। एक तो क्वालिटी के मामले में वो अच्छी बने, और दूसरा कि वो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, पर्यावरण को प्रदूषित ना करे। तो इसके लिए इस स्कीम को लागू किया है। और इस स्कीम में सर्टिफिकेशन होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनका एक संस्था के द्वारा सर्टिफिकेशन होता है। वो जाते हैं वहां, देखते हैं उनके मशीनों को और उनको ये तरीके बताते हैं कि कैसे आपको प्रोसेस करना है, प्रोडक्शन प्रोसेस करना है, ताकि आपका प्रोडक्ट भी अच्छा बने और पर्यावरण को भी नुकसान कम हो। इसमें 3 कैटेगरी दी गई हैं क्वालिटी के हिसाब से, एक ब्रॉन्ज, एक सिल्वर, एक गोल्ड। तो जो गोल्ड सर्टिफिकेशन होता है, इसका मतलब यह है कि वो यूनिट अच्छी है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और एनवायरनमेंट को नुकसान, बहुत ही कम नुकसान पहुंचा रही है, नहीं पहुंचा रही है। तो ये जितनी भी हमारी एमएसएमई यूनिट्स हैं इसका फायदा उठा सकती हैं जेड स्कीम का, और ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद हैंड होल्डिंग की तरह से इन यूनिट्स के लिए 2 लाख से 5 लाख तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस की व्यवस्था की गई है कि कैसे क्वालिटी अपग्रेडेशन किया जाए और उनके जो प्रभाव को, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाया जाए, उसका ख्याल रखा जाए। तो ये एक बहुत कारगर स्कीम है जिसको हमारे एमएसएमई सेक्टर को लेना चाहिए। हमारे साथ आलोक जी का बीच में कनेक्शन टूट गया था, वो दोबारा जुड़ चुके हैं। अब इस बातचीत को थोड़ा आज के दौर में अंत की तरफ ले जाऊंगा। एक अंतिम सवाल के साथ आलोक जी के पास जाऊंगा और वो मैं चाहूंगा कि वो इस सवाल के बाद अपने क्या सुझाव देना चाहते हैं जनता को, वो भी जो बताएं। रितिका सिंह जी का एक सवाल है कि मुंबई में एक रेड अलर्ट टाइम शुरू किया गया है जिस समय हॉन्क नहीं किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि जो ऐसी ड्राइव है उससे आलोक जी कुछ बेनिफिट हो पाएगा? देखिए, कोई भी सुझाव आते हैं और कोई भी सरकार निर्णय लेती है तो उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव असर तो होता है, लेकिन अगर जन भागीदारी, जन चेतना आ जाए तो उसका बहुत ही ज्यादा असर होता है। आपने देखा होगा कि कोई भी बड़ी क्रांति आई है तो वो तब तक सफल नहीं हुई जब तक आम जन उससे नहीं जुड़े। सबसे पहले लोगों के मन में ये बात डालनी चाहिए हमें कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे विश्व के लिए ये बहुत अच्छा होगा। तो जब हमारे मन में ये बात आ जाती है, आम बच्चों के मन में ये बात आ जाती है, आम लोगों के मन में ये बात आ जाती है, तो हम उसको अपने आप ही लागू करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, अगर इसको हम
स्कूली स्तर से बच्चों को सिखाएं, बच्चों को समझाएं। तो 20 साल के बाद हमें कुछ बताना नहीं पड़ेगा, समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो बच्चा 10 साल की उम्र तक सीख लेता है, जो बात उसके मन में बैठ जाती है 10 साल तक, तो बाकी के वो 10 साल उसके 90% सीख चुका होता है। 90% 10 साल की उम्र तक वो 90% उसके मन में बात बैठ जाती है। हम फिर चाहे जितना उसका विरोध करें या जितना अच्छा समझाएं, बुरा समझाएं, वो 10 साल की जो सीख है, 10 साल की शिक्षा है, सारी जिंदगी साथ चलती है। अब बॉम्बे में जैसे ये किया है इन्होंने, अगर धीरे धीरे शुरू हुआ ये और हमें लगा कि इसका कुछ फायदा है, कि हाँ इससे हमारा ये फायदा है, ये फायदा हो सकता है, इसको फायदा है, उसको फायदा है, तो धीरे धीरे हम सब पालन करेंगे। और ये बम्बई से शुरू होता होता महाराष्ट्र में पहुंच जाए, महाराष्ट्र से शुरू होता पूरे देश में पहुंच जाए, पूरे देश से शुरू होता हुआ ये पूरे विश्व में पहुंच जाए। जैसे OD1 शुरू किया था और इसको कुछ हद तक शुरू में सफलता भी बहुत अच्छी मिली थी, इसको सराहना भी हुई थी इसकी। तो कोई भी चीज शुरू तो एक ही जगह से होती है, लेकिन वो अगर अच्छा लगता है, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में और सफलता मिलती है, हमें उसके लाभ नजर आते हैं, तो वो कब पूरे विश्व में फैल जाती है पता नहीं चलता। आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत में अपने सुझाव रखने के लिए। अब मैं आऊंगा हरीश जी एक की सुझाव तरफ। विक्रम, आपको रोकते हुए एक सुझाव और देना चाहूंगा मैं, जी कि जी जो जी। पर्यावरण का आज दिवस है, इसको आज का ना मान के 365 दिन माने हम। और हमारे अपने परिवार में, आम जनता में ये बात जरूर पहुंचानी चाहिए कि अगर हमारे 2 बच्चे हैं तो 2 पेड़ लगाएं, 1 बच्चा है तो 1 पेड़ लगाएं, 4 बच्चे हैं तो 4 पेड़। बच्चे तो 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन जितने बच्चे हैं उतने पेड़ तो जरूर ही लगाने चाहिए। तो आप देखते हो कि हमारे यहाँ तो बच्चे बहुत होते हैं, तो ये 10 साल में ही हमारे यहाँ वृक्षों का कोई अभाव नहीं रहेगा। और जो गर्मी है, जो टेम्परेचर हमारा 48, 49, 50, 51 पहुंच जाता है, वो 40 के आसपास ही रहेगा। आप खुद 15 साल बाद, 20 साल बाद देखोगे ये हमारे फिर AC चलने कम हो जाएंगे। हमें ये एक जोड़ देना चाहिए अपने बच्चों के लिए कि अगर हमने पौधा लगाया, अपने बच्चे के हिसाब से पौधा लगाएं, और जैसे हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं वैसे उस पौधे का ध्यान रखेंगे। जैसे एक बच्चा परवरिश करने में 20 साल लगते हैं, 25 साल लगते हैं, और ज्यादा ध्यान तो बच्चे का भी 10 साल तक रखना पड़ता है, 12 साल तक, उसके बाद बच्चा समझदार हो जाता है। लेकिन हमें पौधे का ध्यान सिर्फ 5 साल रखना है। तो ये भावना मन में आनी चाहिए हमारी कि अगर हमारे 2 बच्चे हैं तो उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए 2 बच्चे तो 2 पौधे तो कम से कम जरूर लगाने हैं, और 5 साल उसकी देखभाल पूरे अपने बच्चों की तरह ही करनी है। जैसे ये जन चेतना सारे में फैल गई, आम जन में ये भावना पैदा हो गई, तो आप देखोगे कि ये 10 साल में ही हमारे देश का जो है बहुत अच्छा सुधार हो जाएगा, पर्यावरण के अनुकूल हो जाएगा, और हम शायद एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ बढ़ेंगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। हरीश जी, अंतिम कमेंट आपसे चाहूंगा आज की बातचीत का। आगे भी आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान आपने करीब कन्या से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और महाराष्ट्र और मुंबई बहुत सारे दौरे किए, तो क्या निष्कर्ष निकला है और किस तरीके से आप सुझाव देना चाहेंगे आज विश्व पर्यावरण दिवस पे भारत के नागरिकों को और लोगों को? बिल्कुल, आजादी का अमृत महोत्सव पूरा राष्ट्र बना रहा है, और मैं तो ये कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति और को, प्रत्येक हरीश जी, थोड़ा सा टोकूंगा, चाहूंगा कि अगर हो सके तो किसी चंद पंक्तियों की तरफ, क्योंकि आपके अंदर बहुमुखी प्रतिभा के आप धनी हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, MSME में एडिशनल डायरेक्टर भी हैं, किताब भी अब तक लिख चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि किसी कविता के एक छंद से जब भी अपने समापन कीजिएगा तो किसी कविता के एक छंद से जरूर कीजिएगा, प्लीज कैरी ऑन। तो आजादी के अमृत महोत्सव को प्रत्येक व्यक्ति को एक अपना दायित्व मान के इसको मनाना चाहिए, और इसका मकसद ये है कि हम लीक से हटके कुछ काम करें। मतलब जो रोज का काम कर रहे हैं अपने दफ्तर में, तो उससे हटके कुछ एक नया काम करें, लोगों से जुड़ें, जन भागीदारी बढ़ाएं। तो इसके तहत हमने कई यात्राएं की थी, गांव देहातों की, करीब अभी रिसेंटली 3500 किलोमीटर की यात्रा की थी, और लोगों तक गए, लोगों तक जुड़े, और देखा हमने वहाँ का जो ओरिजिनल जो परिवेश है वो देखा। और जमीन पे जाके ही समस्याएं जानने को मिलती हैं, और उनके ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कई बार बहुत अच्छा सॉल्यूशन भी देते हैं। तो हमने वो समस्याएं भी जानी लोगों से, और लोगों के सुझाव भी लिए, और हम लोग
अपने उद्देश्य के साथ गए थे, तो हमने बीच बीच में उन्हें स्वच्छता का और पर्यावरण जागरूकता का भी संदेश देते हुए आए, और आगे भी हम मतलब ये यात्रा आगे करेंगे। और क्योंकि आज इतना अच्छा दिन है, और ये आपका जो प्रोग्राम है विक्रम जी, सही अर्थों में बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जो मतलब जन चेतना में एक कारगर साबित होगा। और मेरा सुझाव यही है कि देखिए, क्योंकि धरती जो अर्थ है वो पूरे ब्रह्मांड में एक है, इकलौता हमारा ग्रह है जो मतलब जहाँ पे जीवन है, आगे किसी ग्रह में है नहीं, लेकिन जहां तक हम जानते हैं अभी इसी में है। तो इसको बचाने के लिए जितना प्रयत्न हो उतना करना चाहिए। गांव देहातों में सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ाया जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, फलों के पेड़, छायादार पेड़, चारा उपलब्ध कराने वाले पेड़। और स्कूलों में एनवायरमेंट क्लब बना सकते हैं, जैसे एक WWF संस्था है, तो वो भी काफी प्रयासरत है। तो इस तरीके से बच्चों को शुरू से ही हमें मोटिवेट करना चाहिए, चेतना बढ़ाई जानी चाहिए कि भाई वो इसको एक पर्यावरण को एक अपना हिस्सा मान के चलें, इसको बढ़ाने के लिए। और ये एक दायित्व भी है कि हम भी जागरूक हों और लोगों को भी जागरूक करें, और पेड़ पौधे हम लगाएं। मतलब जैसे बताया कि इन्होंने, आलोक जी ने, कि हर जन्मदिन पे लगाएं, उसको लगाएं भी, और उसका दायित्व भी लें कि भाई जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसकी देख रेख भी हम लोग करेंगे। और इस समय जैसा कि आपने कहा कि कुछ पंक्तियां सुनाइए, तो मैं एक बात भी आपको बताता हूं कि कुछ पंक्तियां मैं सुनाऊंगा आपको। और ये पंक्तियां आज की नहीं है, ये पंक्तियां जब मैं कक्षा 4th में था, 4th या 5th में था, ये तब मैंने लिखी थी। और तब मैंने इसलिए लिखी थी कि हमारे प्रिंसिपल साहब हैं स्कूल में, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं आपको एक शब्द दे रहा हूँ, और इस पे जो बच्चे हैं, सारे बच्चे हैं, या जो कुछ लिखना चाहे कविता विता, तो वो लिखे। और वो शब्द दिया था उन्होंने, पेड़। तो वो हालांकि मतलब वर्षों पहले मैंने वो पंक्तियां लिखी थी बचपन में, लेकिन आज आपने कहा तो मुझे वही स्मरण आ गया। तो वो इस हिसाब से लिखी थी कि पेड़ों से हमें करना चाहिए प्यार, पेड़ों से हमें करना चाहिए प्यार, क्योंकि ये देते हैं हमें रोटी, कपड़ा और मकान। पेड़ नहीं तो संसार नहीं, संसार नहीं तो इंसान नहीं, इंसान कब समझ पाएगा जब पेड़ खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पंक्तियां लिखी थी। बहुत ही और बेहतरीन कि आपने जो अंतिम क्षण कहा कि इंसान खत्म हो जाएगा अगर पेड़ ही नहीं होंगे, तो इसी लाइन के साथ मैं आज की इस खास बातचीत का अंत करना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा अपने एक्सपर्ट पैनल आलोक जी का, जिन्होंने बेहद ही कम समय में हमारी रिक्वेस्ट मानी और तुरंत शामिल हुए। वहीं डॉक्टर हरीश यादव जी का भी स्पेशल थैंक्स कहना चाहेंगे, जिन्होंने आज न केवल यहाँ पे कीमती समय दिया, बल्कि बताया कि किस तरीके से MSME और सरकार कई पर्यावरण के लिए काम कर रही हैं। तो आप भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो वहां पे आ सकते हैं। और साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज हरीश यादव जी ने दी है कि जो ताल बचाओ अभियान की वो शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में करीबन मात्र 5 से 6 दिन बाद, आज 5 जून है, 10 से 12 जून के बाद हम सब के यहाँ कहीं ना कहीं जहां भी हैं, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे मानसून आने वाला है। और इस सूखा, तो ऐसे में हम सब ताल बचाओ अभियान में शामिल हो और सेल्फी लेके जोड़ें। और हरीश जी आगे भी हमें बताते रहेंगे किस तरीके से उस अभियान में हम सब सकारात्मक अपनी भावना के तहत जुड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत आप दोनों लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद। और साथ ही मैं यहाँ पे अब अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आप भी आज विश्व पर्यावरण दिवस पे कुछ ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, तो अभी एक नंबर ये फ्लैश कर रहा हूँ स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हैं 8447112995। यहाँ पे आप अपनी फोटोज को व्हाट्सएप कर सकते हैं, या अपने अपने परिवार के साथ जो समय बिताया, या कोई भी आप चीज कहना चाहें तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आने वाले समय में है विक्रम टॉक्स की ये कोशिश रहेगी, जैसे आज मैंग जुड़े या आप कमेंट बॉक्स के तहत, वैसे ही आपको लिंक दी जाए और हमारे एक्सपर्ट पैनल से आप अपनी बातचीत और सवाल पूछ सकें। तो आज
विक्रम टॉक्स के सभी दर्शकों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि जो आज ये बातचीत हुई जिसमें डॉक्टर हरीश यादव जी जो कि एमएसएमई में एडिशनल डायरेक्टर हैं, प्लस वो काफी काम कर रहे हैं, एक खुद कविताएं भी लिखते हैं और समाज के उत्थान के लिए काफी काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े। आलोक जी जो कि एक आम नागरिक, जो कि एक बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, लेकिन वो आज उन्होंने कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर जिन तरीकों की बातें कही कि चाहे वो नेशनल हाईवे का विकास तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक निष्कर्ष निकल रहा है, मैं उस पर बात करना चाहूंगा कि निष्कर्ष ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो भी कुछ करना है उसमें हमें भी भागीदारी अपनी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार केवल नियम और कानून बना सकती है, लेकिन वो घरों से निकाल के हमें पेड़ लगाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। इसलिए हम सब अपने जिस समाज में रह रहे हैं सभी को प्रेरित करें और जागरूक करें कि आइए हम सब मिलके पेड़ लगाएं और आने वाले भविष्य को बचाएं। धन्यवाद।